आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 3 को शुरू करने वाले हैं, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। पहले इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, फर्स्ट पॉइंट में इसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, किसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल हो, जैसे ए बी सी डी, ये सभी क्या है, चर है। पहले भी जान चुके हैं हम लोग, 9 क्लास में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना दो या फिर सीधे लिखते हैं कि दो चर कौन लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं और दूसरा चर क्या लेते हैं, वाई। एक्स तथा वाई, दो चर एक्स तथा वाई को यदि ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाए, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहेंगे। एक बात इसमें और ध्यान देंगे और साथ ही नोट भी करते चलेंगे, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या हो, ए बी सी क्या हो, कोई वास्तविक संख्या, तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तभी यह रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें चर के रूप में हम लोग क्या लिए हैं, तो एक्स और वाई को लिए हैं। और एक्स वाई को यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। कब? जब ए बी सी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है, और इसी स्थिति में ए और बी है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यदि हम कह दें कि 2x प्लस 3y प्लस 5 या किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण के अंतर्गत आएगा। ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 3 है, सी यहाँ पे क्या है, 5 है। इसमें यदि कहे ए का मान कितना है तो 2 है, बी का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना है 5 है। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यदि ये ए यहाँ पे हम 0 कर दें, जैसे किसी समीकरण में हम ए को 0 कर दें, इस तरह से लिख दें, तो क्या यह दो चर वाला समीकरण होगा? जैसे ही 0 में x का हम गुना करेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 5y प्लस 5 बराबर 0, यानी एक चर वाला बचेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी a को और b को 0 नहीं करेंगे। a b के अलावा c को हम लोग 0 कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कहते 4x प्लस 6y बराबर 0। क्या यह दो चर वाला समीकरण है? तो कहेंगे हाँ, यह दो चर वाला समीकरण है। यहाँ पे a और b वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं है, b का मान 0 के बराबर नहीं है, लेकिन c 0 है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है, a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही 0 होगा तो उसमें से एक चर गायब हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये दो चर वाला समीकरण होता है। दो चर वाला समीकरण किस रूप में रहेगा, सिंपल इसका ध्यान रखना है कि वह जो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इसको लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म को इंग्लिश में पेयर कह सकते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा। तो हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे, यदि दो चर वाले
दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को साथ में लिखा जाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी दो चर वाला कोई दो समीकरण को यदि साथ में हम लिखेंगे तो वह जो समीकरण होगा वह रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण हम लोग लिख दिए दो चर वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक समीकरण ये लिख दिए। दूसरा समीकरण भी यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों तो सेम है, ठीक है, दोनों में क्या है, ए दोनों में, बी दोनों में, सी दोनों में है, तो दोनों अलग अलग कैसे पहचानेंगे ये। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण को हम लोग यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इसको A1 कर देते हैं, B1 कर देते हैं, C1, इसको A2 B2 C2, इस प्रकार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, एक चर ये हो गया, एक चर दो चर वाला समीकरण एक ये हो गया। इसके अलावा दूसरा यदि कह दें हम लोग इस प्रकार से, तो ये दोनों जो समीकरण है साथ में रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगला, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद नोट डाउन करेंगे कि रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल, तो इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के चर, मान लेते हैं कि समीकरण x है तथा y के रूप में लिखा गया है, तो उसके जो चर होंगे x और y होगा, तो वही लिख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के चर x तथा y का वह वास्तविक मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, समीकरण को संतुष्ट करता हो, उसके हल कहे जाते हैं, उसके हल कहे जाते हैं। यदि दो चर वाला समीकरण दिया हुआ है और उसमें चर के रूप में एक्स वाई है, तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई का कोई भी वास्तविक मान रखा जाए जो समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे, तो वह जो होगा उसका हल होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 5y बराबर 8, तब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x का मान y का मान की 8 के बराबर आ जाए। तो हम लोग कह सकते हैं यदि x के जगह पर मान लेते हैं कि x के जगह पे यदि हम लोग पुट कर दे 3/2 और y के जगह पे यदि 1 पुट करें, हम 1 रखें, y का मान 1 रखें, तो ऐसी स्थिति में चेक करते हैं इसको, x के जगह पे 3/2 रखेंगे
और y के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या, ये 8 के बराबर आता है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 इधर 5, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका x और y का जो मान होगा ये समीकरण का हल होगा। तो इसका मतलब इसका हल को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो ये 3/2 1 इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि इस समीकरण का जो हल होगा 3/2 1 होगा। x का मान 3/2, y का मान 1, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, रखने पे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो ये इसका हल हो सकता है, हल होगा। यदि दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं, एक यदि हम कह दें 4x + 2y बराबर, मान लेते हैं कि कहे 18, ठीक है, 4x + 2y बराबर 18। तो यदि हम लोग कहें कि x बराबर यदि 4 रखते हैं और y का मान यदि हम लोग 1 रखें, तो ऐसी स्थिति में क्या समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे x के जगह पे 4 रखेंगे और y के जगह पे 1 रखेंगे, 4 चौक 16 + 2 यानी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब यह इसका क्या होगा, हल होगा, 4 इसका हल होगा। इसके अलावा भी क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, दूसरा वास्तविक मान हो सकता है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, तो हम लोग दोबारा चेक करते हैं। यदि x के जगह पे मान लेते हैं कि हम 0 रख दें और y के जगह पे यदि 9 पुट कर दें, ठीक है, x के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, y के जगह पे 9, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 4 × 0 प्लस y के जगह पे 9 रखेंगे तो 0 + 9 दूनी 18, यानी कितना आ रहा है, 18। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा यदि हम चेक करते हैं, यदि हम x के जगह पे 3 पुट करें और y के जगह पर भी यदि 3 पुट करें, तो x के जगह पे 3 रखेंगे तो 4 × 3, y के जगह पे 3 रखेंगे तो 2 × 3, 4 तिया 12 + 3 दूनी 6 18, यानी यह भी क्या होगा, इस समीकरण का हल हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन करके इसको लिखेंगे, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब बहुत हल हो सकता है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके हल की संख्या यदि पूछा जाए कि कितने हल होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। जैसे इसके पहले हम लोग बहुपद में पढ़ते थे कि एक घातीय बहुपद के कितने हल होंगे, तो एक हल होता है। शून्य कितने होते हैं, एक। द्विघातीय बहुपद के शून्य की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिघातीय बहुपद के शून्य की संख्या 3। लेकिन यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बात होगा तो उसका हल कितना होगा, अनंत होगा। इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोग एक समझेंगे कि दो चर वाले समीकरण का ग्राफ किस प्रकार खींचा जाएगा। तो इसको हम लोग नोट करते हैं या समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ग्राफ किस प्रकार हम लोग खींचते हैं। मान लेते हैं कोई समीकरण यहाँ पे है, जैसे यदि हम कह दें कि 4x + 3y बराबर, मान लेते हैं कि 21 के बराबर है। 4x + 3y जो है किसके बराबर है, तो 21 के बराबर है। तो इसका हम लोग ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कम से कम x और y का 2 मान निकालेंगे। ठीक है, x y के यानी समीकरण के कम से कम 2 हल हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाएगा, एक्स और वाई को दर्शाएगा। कम से कम दो फाइंड आउट करेंगे। तो कोशिश करेंगे यदि ग्राफ खींचने के क्रम में कि एक बार एक्स को हम जीरो करें, एक बार वाई को जीरो करें। क्या ऐसा करने पे इसके मान को संतुष्ट करता है? तो यदि एक्स को हम जीरो करते हैं, एक्स को जीरो करने का मतलब 4 गुना 0 प्लस 3y बराबर 21। तो ये जीरो आ जाएगा तो 3y बराबर 21 और y बराबर 21 में 3 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 7। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। पूर्ण संख्या में अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में कोशिश करना है कि मान को पुट करें। बटा से हमको भी बचना है, ठीक है। यदि y बराबर 0 रखते हैं अगला बार, तो क्या x का मान पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि y 0 रखेंगे तो 4x बराबर 21, तो x बराबर आ जाएगा 21/4, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और क्या दूसरा मान संभव ऐसा है जो हम रखने पे x और y का मान संतुष्ट करे इस इक्वेशन को? तो यदि हम लोग चेक करते हैं, x बराबर यदि 3 लेते हैं, ठीक है, x के जगह पे कितना पुट करें? 3। यदि x के जगह पे 3 पुट करते हैं तो 4 तिया 12 प्लस 3 गुना y बराबर क्या आएगा? 21। तो यहाँ से 3y का मान निकालेंगे, 21 में से 12 जाएगा तो 12 में से 21 जाएगा 9, y का मान कितना? तो y भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम लोग ग्राफ खींचने के लिए एक x एक्सिस एक y एक्सिस को खींचते हैं इस प्रकार। ये आपका x एक्सिस होगा, ये x डैश, ऊपर y होगा और नीचे y डैश होगा। दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर मिलता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ध्यान रखना है। 1 2 3 4 एक्स एक्सिस में इस तरह से खींचेंगे, वाई एक्स डैश में इधर माइनस के तरफ जाएगा, -1 -2। उसी प्रकार ऊपर के तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3 जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? x 0 है और y क्या है? 7 है। तो 0 यहाँ पे होगा और y क्या होगा? 7 होगा। y 7 है तो ये काफ़ी लंबा ऊपर जाएगा। 4 के बाद यहाँ 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मान लेते हैं यहाँ पे 7 है। इस तरीक़ा से यहाँ पे 7 है। 0 x 0 है, y 7 है, तो 0 यहाँ पे होगा और y 7 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो इस निर्देशांक को हम लोग 0 7 के रूप में इसे दर्शा देते हैं। ये किसके बराबर है? 0 और 7। अगला जो है 3 3 है, x भी 3 है, y भी 3 है। तो x के जगह पे 3, y के जगह पे 3। तो पहले x निर्देशांक खोजेंगे, 3 यहाँ, y कहाँ? 3 इस बिंदु पे है, तो इसको 3 3 दर्शा देंगे और दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। इस प्रकार से स्केल की सहायता से सीधे हम लोग खींच देंगे। और यह जो ग्राफ खींचा गया है किसका है? तो 4x प्लस 3y बराबर 21 का। इस प्रकार हम लोग है जो दो चर वाले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है दो चर वाले पे, कि इसके दो चर का रेखीय समीकरण का यदि युग्म दिया हुआ है तो उसके हल कितना होगा? ग्राफ की सहायता से हमको ज्ञात करना है, या फिर इसको समीकरण के a1 a2 इन सभी की तुलना करके हमको फाइंड आउट करना है कि उसके हल कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करेंगे और उसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। यदि दो चर वाले दो समीकरण दिया हुआ, जैसे एक a1x मान लेते हैं, एक b1y है और एक c1, यह किसके बराबर है? 0 के बराबर। और एक a2x है, एक b2y है और एक c2 है बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बनता है इम्पोर्टेंट चीज़, यदि दो चर वाले दो समीकरण दिया हुआ है तो उसके हल कितने होंगे, ठीक है। यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ खींचने पे आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा नहीं करेगा, उन सभी बात को भी हम लोग ध्यान करेंगे। तो यदि दो चर वाले दो समीकरण दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि इसका a1 बटा a2 का तुलना b1 बटा b2 से किया जाए और a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल, यानी यह बराबर नहीं हो, किसके बराबर नहीं हो? तो b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो, तो कौन कौन सा कंडीशन आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे हल की संख्या जो अद्वितीय होगी, हल अद्वितीय होगा।
अद्वितीय कहने का मतलब एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, ठीक है। एक और केवल एक हल होगा, ये बात ध्यान करेंगे यहाँ पे, एक और केवल एक हल होगा। इसके अलावा जब आलेख खींचा जाएगा तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी, आलेख प्रतिच्छेदी, ठीक है। आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। संपाती होगा, सॉरी आलेख प्रतिच्छेदी होगा, संगत, और संगत को कहते हैं अविरोधी, ये भी ध्यान रखना है, संगत होगा या फिर अविरोधी होगा। अब दूसरा कंडीशन, यदि हम लोग कहें कि A1 बटा A2 ये बराबर हो जाए किसके, B1 बटा B2, और यह बराबर हो जाए C1 बटा C2, यानी तीनों यदि बराबर आ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हल कितना होगा, हल की संख्या, तो हल होगा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। कितने हल होगा, अनंत हल होगा। रेखाएं क्या, आलेख क्या होगी, समपाती, समपाती कहने का मतलब दोनों रेखा एक दूसरे, प्रतिच्छेदी करने का मतलब इस तरह से आलेख खींचाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। समपाती कहने का मतलब एक आलेख इस प्रकार होगा और दूसरा जो आलेख होगा ठीक इसी के ऊपर होगा, इसी को कहते हैं समपाती, एक दूसरे के ऊपर स्थित होगा, इस प्रकार से आलेख खींचा जाएगा। और ये क्या होगा, तो ये संगत होगा, जब संगत रहेगा तो अविरोधी, यानी ये विरोध नहीं करेगा, इसका हल ज्ञात होगा, ये अविरोधी होगा। थर्ड कंडीशन इसमें क्या ध्यान करना है कि यदि A1 बटा A2 बराबर आपको मिल जाए B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 यदि हो, तो हल कितना होगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब, कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं आलेख खींचा जाएगा तो आलेख क्या होगा, तो ये समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब एक आलेख यदि इस तरह से है तो दूसरा आलेख जस्ट इसके नीचे से समांतर होगा, तो यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कहीं भी हल हमको मिलेगा ही नहीं, ये समांतर होगा। और ये क्या होगा, असंगत होगा, संबंध क्या होगा इसका, असंगत होगा। यदि असंगत रहेगा तो ये विरोध करेगा, यानी इसका हल निकलेगा ही नहीं, ये विरोधी होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन है, तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, इसको याद रखेंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग है जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन का हल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार इस पे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार हल हम लोग करेंगे। तब तक इन सभी क्वेश्चंस का जो नोट्स लिखा है इन सभी को नोट डाउन करें और उसे समझने की कोशिश करें, उसे रिवाइज करें।